नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग की चुनौती की, तेजस्वी यादव के बड़े खुलासे की, देखेंगे राहुल गांधी के बड़े दाव को, कैसे इंडिया की एकजुटता से उड़ी मोदी सरकार की नींद, जानेंगे नितिन गडकरी के बयान से मची खलबली को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्यों फिर आमने सामने आए भारत और पाकिस्तान। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बाद अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी उठाए सवाल, पूछा कहां है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, नहीं मिल रहा कोई सुराग। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो का किया उद्घाटन, 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। तेलंगाना में आरक्षण विधेयक को मंजूरी न मिलने पर कांग्रेस नाराज, बीजेपी के सामाजिक न्याय पर उठाए सवाल, जयराम रमेश ने कहा आरक्षण में रुकावट डाल रही है बीजेपी। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दी सलाह, वकीलों को न्याय के सूत्रधार के रूप में पहचान फिर से स्थापित करने की जरूरत। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर विपक्ष तो सवाल कर ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया, जिस पर आयोग ने जवाब तो दाखिल कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानने से कर दिया है इनकार? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को चुनाव आयोग को आदेश दिया था। ये आदेश एडीआर की उस याचिका पर दिया गया था जिसमें चुनाव आयोग से सवाल किया गया था कि कैसे 65 लाख लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से काटे गए हैं। नाम, पते, सबूत जमा करें। कोर्ट ने चुनाव आयोग से हलफनामा भी मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। ये साफ कर दिया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो ड्राफ्ट सूची को प्रकाशित करे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो चुनाव आयोग से भी ये कह दिया था कि वो हमारी ताकत को कमजोर समझने की भूल नहीं करे। लेकिन चुनाव आयोग हठ पर अड़ा है। ना तो वो विपक्षी दलों को वोट काटने वालों की सूची डिजिटल फॉर्मेट में देने को तैयार है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि 1960 के मतदाताओं के पंजीकरण के नियम 10 और 11 में साफ है कि ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन या साझा करना जरूरी नहीं है। जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं या काट दिए गए हैं, वोटिंग लिस्ट से नाम क्यों काटे गए हैं, हम इसे बताने के लिए बाध्य नहीं है। जिनका नाम वोटिंग लिस्ट से कट गया है वो 1 सितंबर तक फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग के हलफनामे से सियासी दल भी भड़क उठे हैं और चुनाव आयोग पर वोटिंग लिस्ट में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। 12 अगस्त को कोर्ट इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया है, लेकिन विपक्ष भी अड़ा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस बार सवालों में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं, वो बुरी तरह से घिर गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है और इस बार निशाने पर हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर हैं। आरजेडी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर हैं, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में उम्र 57 साल है और दूसरे में उम्र 60 साल है। चुनाव आयोग के एप्लीकेशन पर यह ऑनलाइन भी है। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, लोगों को ये पता होना चाहिए। सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। तेजस्वी यादव ने आगे बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। तेजस्वी ने विजय सिन्हा के जिन 2 वोटर कार्ड का जिक्र किया है उसमें से एक मुंगेर का है और दूसरा पटना साहिब का। विपक्षी दलों के आरोपों के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो डिप्टी सीएम के खिलाफ एफआईआर का आदेश देगा। वैसे विजय सिन्हा का कहना है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से एक नाम हटाने की मांग चुनाव आयोग से की है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कई सालों से उनके नाम 2-2 वोटर लिस्ट में हैं और एसआईआर के ड्राफ्ट में भी उन्होंने दोनों ही जगह वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन दिया,
जिसके बाद उनका नाम शामिल भी हुआ। ऐसे में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुश्किल में दिख रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार के 3 लाख घरों के हाउस नंबर 000 या 0/0000 होने को लेकर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर चुनावों में धांधली के आरोप लगाता रहा है। बीते दिनों ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा विस्फोट किया था, चुनावों में धांधली के सबूत पेश किए थे और अब कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। राहुल गांधी ने एक वेब पेज लॉन्च किया है जिसके जरिए चुनाव आयोग और बीजेपी एक्सपोज किए जाएंगे। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग कांग्रेस के हमलों से बुरी तरह घिर गया है और अब कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ा कदम उठाया है। राहुल गांधी के चुनाव धांधली के दावों को लेकर कांग्रेस ने एक वेब पेज लॉन्च किया है, जहां लोग चुनाव आयोग से वोट चोरी के खिलाफ जवाबदेही की मांग करने और डिजिटल मतदाता सूची की उनकी मांग का समर्थन करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। राहुल ने लिखा कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। votechori.in/EC डिमांड पर जाएं या नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर दें। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। कोई भी पोर्टल लिंक पर क्लिक करके वोट चोरी का सबूत, चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग और वोट चोरी की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। एक बार जब कोई व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करा लेता है तो उसके नाम पर एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो वोट चोरी के खिलाफ है। प्रमाण पत्र में लिखा है कि मैं चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करता हूँ। पोर्टल लोगों को एक नंबर पर कॉल करके और SMS में दिए गए लिंक को भरकर पंजीकरण कराने का विकल्प भी देता है। इसके साथ ही राहुल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी होने के अपने विस्फोटक दावों को दोहराया है। राहुल गांधी ने नया मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। SIR के मुद्दे पर खासकर विपक्ष जो सवाल कर रहा है उनके जवाब सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन विपक्ष ने भी ठान ली है कि वो इस पूरे मामले का पर्दाफाश करके रहेगा, जिसके लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। एक हफ्ते में दूसरी बार इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। संसद में विपक्ष के सवालों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है तो संसद के बाहर भी SIR पर जो मोर्चा विपक्ष ने खोला है उसने सरकार की नींद उड़ा दी है और अब विपक्ष ने अपने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए इंडिया गठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बार ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आयोजित कर रहे हैं। 11 अगस्त को वो दिल्ली के चाणक्यपुरी के होटल ताज पैलेस में इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर होस्ट करेंगे। इस डिनर में सभी घटक दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान SIR के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के मोर्चे को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे और तब से ही उनके गायब रहने को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। पिछले एक हफ्ते में ये इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी जिसमें 25 पार्टियों के लगभग 50 नेता शामिल हुए। इस दौरान ये तय किया गया कि 17 अगस्त से बिहार में महागठबंधन वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेगा। इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर करेंगे। ऐसे में अब खड़गे की तरफ से बुलाई जा रही ये बैठक विपक्ष के मजबूत इरादों को दर्शाती है। इसके अलावा 11 अगस्त को संसद में तो विपक्ष सरकार को घेरेगा ही, SIR के मुद्दे पर बहस होगी ही और साथ ही इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग तक मार्च भी निकालेंगे और SIR के खिलाफ चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर जवाब मांगेंगे, अपना विरोध जाहिर करेंगे। विपक्ष की एकजुटता और ठोस इरादे ने चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष की एकजुटता ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो बीजेपी की टेंशन उसके अपने नेता भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। गडकरी ने कहा कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए, और उनका ये बयान अब मोदी सरकार पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या कुछ कहा गडकरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान अक्सर ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आते हैं और अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। गडकरी ने कहा कि दुनिया में हम अनेक तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। केंद्रीय मंत्री का निशाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर माना जा रहा है।
अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है कि ट्रंप को अपना डियर फ्रेंड बताने वाले मोदी क्यों चुप है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ेगा, यह तय माना जा रहा है। आपको याद होगा कि साल 2018 में पीएम मोदी ने यह वादा किया था कि 2022 तक वो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। दुनिया में भारत का दबदबा होगा, किसी में भी भारत को आंख दिखाने की ताकत नहीं होगी। लेकिन अब 2025 आ गया, देश की जनता पीएम से सवाल कर रही है कि जो दावा किया गया था उसका क्या हुआ। अगर भारत का दबदबा है तो अमेरिका दादागिरी क्यों दिखा रहा है। अगर आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होती तो अमेरिका भी टैरिफ लगाने की हिम्मत न करता, जैसे उसने चीन के साथ किया। इसे लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही, अब केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भी संकेतों में ये सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। गडकरी ने आगे कहा कि अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो इंपोर्ट कम करना होगा और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। यानी मोदी के मंत्री ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार उनकी ये नसीहत मानती है। बीजेपी नेता के बयान से मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है तो सीजेआई बीआर गवई ने भी एक बड़ा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। सीजेआई गवई ने नसीहत देते हुए कहा कि न्याय सत्ता के गलियारों तक सीमित ना रहे बल्कि जनता के दरवाजे तक पहुंचे। तो क्यों सीजेआई ने कही ये बड़ी बात, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पिछले काफी वक्त से बहस छिड़ी हुई है। इस बीच सीजेआई बीआर गवई ने एक बड़ा बयान दिया है जिसे मोदी सरकार पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का अस्तित्व सिर्फ जनता की सेवा और तेज व सस्ती न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए है। मैं हमेशा विकेंद्रीकरण का समर्थक रहा हूँ। न्याय लोगों के दरवाजे तक पहुँचना चाहिए। न अदालतें, न न्यायपालिका, न विधायिका किसी शाही वर्ग या अधिकारियों के लिए है। हम सब जनता को न्याय देने के लिए हैं। सीजेआई गवई का ये बयान गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर स्थायी पीठ की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर आया है और अब उनके इस बयान ने खलबली मचा दी है। सीजेआई गवई ने कहा कि भारत हम सबका घर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हर धर्म का अपना ग्रंथ होता है, लेकिन हर भारतीय के लिए संविधान ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। हमारी पहली निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी दोहराया कि केवल राजनीतिक समानता आर्थिक और सामाजिक समानता के बिना अधूरी है। उनका ये बयान मोदी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार में शामिल नेताओं पर आए दिन सत्ता के नशे में चूर होने के आरोप लगते रहते हैं और अब सीजेआई ने भी निशाना साधा है। और बुलेटिन के आखिर में बात फिर आमने सामने आए भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान में मई में जो संघर्ष छिड़ा था उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और अब भारतीय सेना के प्रमुखों की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उन्होंने दोनों देशों के बीच जुबानी बहस छेड़ दी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस संघर्ष में किसकी जीत हुई इस पर बड़ा बयान दिया। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस संघर्ष के दौरान भारत को हुए नुकसान को लेकर बड़ा दावा कर दिया, लेकिन उस पर वो खुद ही गिर गए। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान में तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। एक बार फिर दोनों देशों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। भारतीय आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर पर करारा तंज कस दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछे कि आप हारे या जीते तो वो कहेगा कि मेरा चीफ फील्ड मार्शल बन गया है। हम जरूर जीते होंगे, इसीलिए वो फील्ड मार्शल बना है। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में नैरेटिव मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान की तुलना में भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल एक दिन पहले ही भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिराए थे, जिस पर पाकिस्तान ने भारत के इन दावों को खारिज करते हुए नया दावा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का एक भी विमान भारतीय हमले में न तो मारा गया और न ही नष्ट हुआ। पाकिस्तान को नहीं बल्कि एलओसी पर भारत को नुकसान ज्यादा पहुंचा है। ख्वाजा आसिफ ने तो भारत को चैलेंज भी कर दिया कि अगर दुनिया को सच्चाई दिखाना है तो दोनों देश अपने विमान बेड़े को स्वतंत्र जांच के लिए खोल दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद इस जांच के लिए तैयार है? क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, जो नुकसान वहां की लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसमें साफ है कि पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल इस वाकये से दोनों देश एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।